कहानी की शुरुआत में चेयरमैन जिन यांग चोल आते हैं। सभी उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, पर यूनह्युन को समझ नहीं आता है क्योंकि चेयरमैन तो 20 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसे तो ये सब सपने की तरह लगता है, पर वो नाराज होकर चले जाते हैं। उसकी दादी उसे अपने पास रोक लेती है। वो उसका नाम दूजिन लेती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर वो अपनी दादी से पूछता है कि मैं कौन हूँ। उसकी दादी हंसकर कहती है कि अरे पागल, तुम सुन यांग फैमिली के सबसे छोटे ग्रैंड चाइल्ड हो। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि वो 1987 में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वो भी इस फैमिली का मेंबर है। वो देखता है कि सब कुछ तो वैसा ही है जैसा उस जनरेशन में था। उसका ब्रदर सोचता है कि इस पैलेस में कितने रूम्स होंगे, पर दूजिन तो करेक्ट बता देता है। गाइस, मैं इसे दूजिन ही बुलाऊंगी क्योंकि अब इसका नाम दूजिन है। ओके। पार्टी शुरू होती है। उसकी दादी जी फूड चख रही थी और उनकी बहुएं उनके आगे पीछे मस्का लगा रही थी। दूजिन की मॉम आती हैं, पर सभी उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। वजह तो आप सभी जानते ही होंगे। अब अल्फा 1 अपने डैड को जापानीज शेफ से मिलाते हैं, जिस पर उसके डैड उससे सवाल पूछते हैं, पर वो जवाब ही नहीं दे पाता है। तो उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। उनकी वाइफ उन्हें उनके फोर्थ सन यानी कि अल्फा 4 से मिलने को कहती है, बिकॉज वो 10 साल के बाद उनसे मिलने आए थे। वैसे तो वो हर वीक उनसे मिलने आते थे, बट उसके फादर उनसे मिला ही नहीं करते थे। अब वो उनके ग्रैंडसन से मिलाती है, पर उसके डैड तो उन्हें बेटा मानने से ही मना कर देते हैं और उन्हें चले जाने को कहते हैं, क्योंकि उनके बेटे अल्फा 4 जिनका नाम यूंकी होता है, उन्होंने उनका बिजनेस ना संभालकर अपना ही काम शुरू कर दिया था। चेयरमैन वहां से चले जाते हैं, पर उसकी मॉम उसे बुरा नहीं मानने को कहती है। दूजिन सोचता है कि ये तो बिल्कुल पहले की ही तरह है। वो जाकर फैमिली फोटो देखता है जिसमें वो नहीं था। वो सोचता है कि मैं इस फैमिली के सभी मेंबर को जानता हूँ और उनके बारे में भी जानता हूँ, पर सिवाय एक मेंबर के जिसको मैं नहीं जानता हूँ, वो हूँ मैं खुद दूजिन, जिसकी बॉडी में मैं आया हूँ। उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है, पर वो सोचता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्यों आया हूँ। वो अल्फा 1 को रूम में जाते देखता है। उसने अपने दादाजी का सामान चुरा लिया था, पर जब वो देखता है कि दूजिन ने उसे देख लिया है तो वो गिर जाता है और उससे वास टूट जाता है। ये वही शख्स है जिसने यूनह्युन को टर्की भेजा था। अब वो उसके हाथों में वास का टुकड़ा देकर खुद पर इल्जाम लगाने को कहता है। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। ये शख्स भी वैसा ही है। दूजिन उसकी बात मानने से मना कर देता है, जिस पर वो उसे मारने ही वाला था, पर उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं। वो वास के टूटने का इल्जाम दूजिन पर लगा देता है। उसके डैड उससे पूछते हैं तो दूजिन बताता है कि ये वास इसी ने तोड़ा है, क्योंकि इसने दादाजी का कुछ सामान चुरा लिया था और उसके पास जाकर उसकी पॉकेट से सामान भी निकाल कर दिखा देता है। पर वो तो उसे सबके सामने मारता है। उसे याद आता है कि पिछले दफा भी जिन स्योंग जुन को उसके दादाजी ने पहली बार डांटा था और वो यही डेट थी, यानी कि दादाजी का बर्थडे का दिन था। दादाजी उसे डांटने के साथ साथ समझाते हैं कि अगर तुम चेयरमैन बनोगे तो तुम पर हजारों फैमिली की जिम्मेदारी होगी, तो सोच समझकर कदम उठाया करो। दादाजी का हर कदम वैसा ही था। यह देखकर वो वहां से भाग जाता है और अपनी पुरानी वाली घर पर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम इस टाइम पर जिंदा है। ये देखकर वो रोने लग जाता है। वो उनकी शॉप पर जाता है और खाना ऑर्डर करता है। उसकी मॉम उसके लिए खाना लाती है, पर वो रोने लगता है और फिर खाना खाता है। पर उसकी मॉम हाई इन भी वहां आ जाती है और उसे अपनी साथ चलने को कहती है।
वो कार में बहुत ज़्यादा रोता है पर खुश भी होता है कि उसकी पिछली लाइफ वाली मॉम अभी जिंदा है। अब वो बैठकर अपनी एल्बम देखता है क्योंकि इस समय उसे खुद को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसकी मॉम हाइन आती है और उसे बताती है कि मुझे भी एक बार फील हुआ था जब मैं इस घर में आई थी। मुझे लगा था कि मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ, पर मुझे तुम और तुम्हारा भाई युनजुन की वजह से अपना मकसद मिल ही गया। वैसे ही तुम्हें भी एक दिन तुम्हारा मकसद ज़रूर मिलेगा। अब चेयरमैन जिन यांग चोल का सीन दिखाया जाता है जिनका बिजनेस लॉस में जा रहा था। अल्फा 1 और 2 वहां आते हैं और उन्हें कुछ करने को कहते हैं। दो जिन अपनी दादाजी के घर आता है और कल के लिए माफ़ी मांगता है, जिस पर उसकी दादी उसे दादाजी के रूम के बाहर इंतज़ार करने को कहती हैं। अल्फा 3 भी आती हैं और अपने डैड के पास जाती हैं। इस समय इलेक्शन चल रहे थे, सभी अपनी अपनी टीम चूज कर रहे थे। सभी दो पार्टी के बीच में बहस कर रहे थे कि ये जीतेगी वो जीतेगी, पर दो जिन सब सुन लेता है। वो बाहर आ रहे थे, तब वो चेयरमैन से मिलने को कहता है पर वो मिलने से मना कर देते हैं। वो कहता है कि मैं वास के पैसे देने आया हूँ और कल के लिए माफ़ी भी मांगने आया हूँ, पर उसकी फैमिली वाले हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्चे कितने पैसे देगा। वो कहता है कि 5 मिल, पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि कितने बच्चे, कितने, $5 या $50। पर वो तो दूजिन है, कह देता है कि 5 मिलियन दूंगा, जिसे सुनने के बाद तो सभी के होश उड़ जाते हैं। वो सेक्रेटरी को बताता है कि इस बार इलेक्शन में थर्ड पार्टी ही जीतेगी, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। उन सभी को ये सुनकर बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और उसे बच्चा समझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। पर वो तो दावे के साथ कहता है कि थर्ड पार्टी ही जीतेगी, चाहो तो शर्त लगा लो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। पर उन्हें खबर मिलती है तो वो टीवी चलाकर देखते हैं, जिसमें वाकई थर्ड पर्सन ही जीतता है। चेयरमैन के तो होश उड़ जाते हैं कि यार बच्चे की बात इतनी सच कैसे हो गई। वो जल्दी से उसे रोकते हैं कि भाई रुक जा, चेयरमैन बुला रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि बच्चे तुझे इतना सही कैसे पता, पर अब दूजिन को तो सब पता ही था। पर वो उन्हें बहुत ही अच्छा सा जवाब देता है कि दोनों ही पार्टी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। इस चक्कर में वो तीसरे वाले पर ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा की तरह दोनों के बीच में तीसरा ही फायदा उठाता है। चेयरमैन उससे सवाल पूछते हैं कि दोनों पार्टी पावरफुल है यानी कि व्हेल, और एक पार्टी कमज़ोर है यानी कि श्रिम्प। तो बताओ, एक जो व्हेल है और दूसरी जो श्रिम्प है वो कैसे जीतेगी। पर इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं होता है, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब दूजिन अपने घर होता है। उसे एक बुक पर इसी तरह अमेरिका और जापान के बीच में छोटा सा कोरिया होता है, लाइक व्हेल एंड श्रिम्प। उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। वो कॉल करके उन्हें बताना चाहता है, पर दादी उसे बताती है कि चेयरमैन तो बगदाद बिजनेस ट्रिप पर पहुंच चुके हैं। वो उनसे डेट और फ्लाइट नंबर पूछता है, पर उसे याद आता है कि इसी फ्लाइट में तो उनकी डेथ हुई थी। अब वो सीधा एयरपोर्ट कॉल करता है कि प्लेन में बॉम्ब है, पर बच्चा होने की वजह से उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता है। अब बहुत तेज बारिश होने लगती है, पर वो जल्दी से सोनियांग हाउस पहुंचता है। उसकी दादी उसे ब्लैंकेट से कवर करती है, पर वो दादाजी के पास न्यूज़ पहुंचाने को कहता है। वो एक एम्प्लॉय को उसे एक सवाल का जवाब बताता है। चेयरमैन आते हैं और असिस्टेंट से कहलवाते हैं कि कोरिया से कोई न्यूज़ हो तो बता दो, पर वो एम्प्लॉय तो कुछ ढूंढने लगता है। दूजुन न्यूज़ देख रहा था, पर युनजुन के रिमोट छीनने पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है और वहीं प्लेन क्रैश की न्यूज़ आ जाती है। सभी ये न्यूज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। दूजिन सोचता है कि भला सब पता होने का क्या फ़ायदा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सभी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, पर उसके दादाजी जिंदा लौट आते हैं। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो सीधा अपने ऑफिस में चले जाते हैं।
वो अल्फा 1, 2 और 3 को बताते हैं कि उन्हें अपनी सवाल का जवाब मिल चुका है। 2 बड़ी व्हेल के बीच में तीसरा बड़ा श्रिम्प बनेगा और खुद को मजबूत करेगा। हमें पता चलता है कि दादाजी ने वो नोट पढ़ लिया था। जवाब ये था कि 2 व्हेल के बीच में श्रिम्प अपने आप को ही बड़ा कर ले, और अगर आपको ये नोट मिल जाए तो प्लीज आप फ्लाइट बदल लीजिएगा। अब दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि कौन सी पार्टी जीतेगी या फिर प्लेन में बॉम्ब है। वो पूछते हैं कि क्या तू भविष्य जानता है या भविष्य देख सकता है, और उसे उसका लेटर भी दिखाते हैं। दोजुन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि मुझे मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि आपके दिल में क्या है। मुझे आपने जानबूझ करके सवाल दिया था जिससे मैं उसे सॉल्व कर सकूं और आपकी जो कंफ्यूजन है वो उसे दूर कर सकूं। उसके फैमिली मेंबर सोचते हैं कि यार सेक्रेटरी को भी बाहर निकाल दिया, हम सबको भी बाहर निकाल दिया, वो बच्चे से बात क्या कर रहे हैं। चेयरमैन कहते हैं कि तुमने सवाल का सही जवाब दिया है, अब इनाम में तुम्हें कितने पैसे चाहिए। पर वो कहता है कि पैसों की जगह मैं तो लैंड चूज करूंगा, क्योंकि लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। चेयरमैन कहते हैं कि आंसर के बदले ये ज्यादा बड़ा तोहफा नहीं हो गया। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, एक डील कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है जो तुम मुझसे डील करोगे। पर वो कहता है कि आपकी फैमिली के पास लॉयर नहीं है, मैं मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करूंगा और आपको एक लॉयर दूंगा। दादाजी को भी ये डील अच्छी लगती है। वो नीचे आते हैं और अल्फा 1 की वाइफ जियोंग रई से कहते हैं कि आज से हर हफ्ते जो फैमिली गैदरिंग होती है उसमें दोजुन की फैमिली को भी हमेशा बुलाया जाएगा और उनकी सीट तैयार की जाएगी। वो सोचता है कि मॉम ने सही कहा था कि मैं इस फैमिली का हिस्सा इसलिए बना हूँ क्योंकि इसकी वजह है, और वो है कि किसी ने मुझे मारने के ऑर्डर दिए थे। अब मैं उसे ढूंढूंगा। चलते चलते वो बड़ा हो जाता है। उसके आसपास रिपोर्टर ही रिपोर्टर होते हैं क्योंकि उसने लॉयर में टॉप किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामू।